Good morning, dear students. Today we will start new chapter in history, chapter after independence. In this chapter, we are going to read about the problem that faced by India after he get the independent from the British rule and how he कम ओवर दिस प्रॉब्लम। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भारत को जब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली तो उसे किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस प्रकार हमारा देश भारत इन प्रॉब्लम को दूर करते हुए एक प्रगतिशील देश बना। ओके, नाउ सो लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर। इंट्रोडक्शन। On 26 January 1950, the Constitution of Independent India came into the force and India became a democratic republic. On 26 January 1950, ओके, जो हमारे भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू अ फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे आज़ाद भारत के सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। द फर्स्ट इलेक्शन टू बी लेजिस्लेचर वेयर हेल्ड इन 1952 और हमारे भारत आज़ाद भारत का पहला इलेक्शन हुआ था 1952 को। द कांग्रेस ओन द मेजॉरिटी एट द सेंटर एंड जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड द इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और 1952 को जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, उसके सबसे ज़्यादा मेंबर जीत के आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री बने जो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे। इंडियन डेमोक्रेसी। अब हम देखते हैं कि हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का नेचर कैसा है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इट मीन्स दैट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द राइट टू इट्स सिटीजन हु आर 18 ईयर्स एंड अबव। तो हमारा भारतीय जो संविधान है वह अपने भारत के नागरिकों को जो 18 और उससे ऊपर के एज के है उनको वोट करने का अधिकार देता है। इट मीन्स दैट द इंडियन सिटीजन हु आर 18 ईयर्स एंड अबव कैन चूज इट्स ओन रिप्रेजेंटेटिव। सर्क्युलिज्म मतलब सभी धर्मों को बराबर मान सम्मान। इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इट मीन्स दैट इट सेज दैट ऑल द इंडियन सिटीजन फ्रॉम रिच टू द पुअर और ही इज अ प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर ऑल आर इक्वल। मतलब कि हमारा भारतीय संविधान कहता है कि इस देश के रहने वाले सभी नागरिक अमीर गरीब या किसी भी जाति धर्म या फिर वो भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो कानून के नज़रों में एक समान ही है। टूवर्ड्स द सोशल इक्वालिटी, ये सभी सामाजिक या समाज के लोगों को जाति धर्म के लोगों को एक समान व्यवहार करता है और एक समान प्रोग्रेस करने का मौका भी देता है। डिवीज़न ऑफ द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। इसमें पावर्स का डिवीज़न है। स्टेट के लिए अपनी खुद की गवर्नमेंट है और सेंटर में जो है वो अपनी अलग गवर्नमेंट है। सेंटर का काम पूरे भारत या पूरे इंडिया को देखना और स्टेट का काम होता है एक पर्टिकुलर स्टेट तक की उसकी पावर लिमिटेड होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज। इट मीन्स दैट ईच स्टेट हैज इट्स ओन लैंग्वेज जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, so now let's start universal adult franchise. One of the most remarkable feature of the Indian democracy is that from the very beginning the Constitution of India gave the citizen the country universal adult franchise. It has enabled all the citizen voting age to be irrespective of the caste. तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत के रहने वाले सभी नागरिक जो 18 और उसके 18 और जो उसके ऊपर के ईयर के है उन्हें हमारा भारतीय संविधान वोट करने का अधिकार कर देता है। इसमें किसी भी जाति धर्म की रोक टोक नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं सर्कुलिज्म की। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ द मैनी रिलीजन। Indian constitution has accepted the secularism as one of its basic principles. India does not have any religion. As we know that India is the home of the many religion and caste. जैसे हमको मालूम है कि भारत में सभी जाति धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं। इसी कारण जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इसमें सभी वर्ग या सभी रिलीजन का ध्यान रखा गया कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, सभी को इन फ्यूचर में अगर प्रोग्रेस करने डेवलप करने का मौका मिले तो सभी को बराबर मौका मिले। सभी धर्म
जो है अपने अपने कस्टम्स और रिलीजन को आगे बढ़ा सकती है। इसी कारण अगर हम देखते हैं तो हमारे भारत में कोई पर्टिकुलर उसका खुद का धर्म नहीं है। ठीक है। ऑल द रिलीजन ग्रुप इंक्लूडिंग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स, ओके भाई, जिसने हैव द सेम फंडामेंटल राइट्स। तो जितना अधिकार हम हमारे भारत में हिंदुओं को मिला है, सेम उतना ही पावर या उतना ही अधिकार, राइट्स उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट को। ओके। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी धर्मों को लेकर चलने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। Now let's we come to the equality before law. All Indian citizens have the equal rights and have to obey the same law irrespective of their caste, religion, wealth or sex. The government gives the equal opportunity in education and employment. Equality before the law means that all the person who resides in India, whether he belong to the any caste, any community, whether he is rich or the poor, all are equal before the law. हमारे भारत में रहने वाले सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय को बिलोंग करते हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, भारतीय संविधान के अनुसार वे सब एक समान ही है कानून के नज़रों में। और हमारा जो भारतीय संविधान है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी वन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जॉब। और हमारा जो भारतीय संविधान है सभी जाति धर्म के लोगों को विभिन्न क्षेत्र जैसे पढ़ाई, एजुकेशन या फिर जॉब के लिए सभी जाति धर्म के लोगों को एक समान मौका देता है। टूवर्ड्स द सोशल इक्वालिटी, यहाँ हम देख सकते हैं टूवर्ड्स द सोशल इक्वालिटी के पिक। Our constitution seeks to remove the inequalities, ensure the social justice for giving some extra help and facility for the weaker section of the society. For example, the constitution has listed the family, the untouchable caste and scheduled caste and the exploited tribes. So is towards the equality means social equality means that our constitution provide the opportunity to the every society, whether he from the high class, इट मीन्स हाई कास्ट, लो कास्ट। तो हमारा जो भारतीय संविधान है भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वो ऊंची जाति का हो या फिर लोअर कास्ट नीची जाति का हो, सभी को बराबर मौका देता है कि वो आगे आए और डेवलप करे। खासकर जो वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन में अगर हम बात करते हैं एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, तो उनके लिए एजुकेशन, जॉब और अलग फील्ड में उनके लिए सीट्स रिजर्व रहती है। वाई? क्योंकि ये जो एससी और एसटी क्लास है बाकी अदर कास्ट से बहुत ही लो कास्ट होने के कारण इनको बराबर समाज में दर्जा मिले, उनके स्टैंडर्ड सुधरे, इसलिए इन्हें ऐसे ही मौके दिए जाते हैं। जॉब में सीट रिजर्व रहती है इनके लिए, एजुकेशन में भी सीट रिजर्व रहती है स्कूल कॉलेजेस में, ताकि वो भी बाकी समाज के लोगों के साथ बराबर अपना प्रोग्रेस कर सके। इसी कारण okay, now let's we come to the division of the power between the center and the state. India is a union of the states. In India, we are having the government at the two level, the center and the state. Indian constitution is specify the subjects on which the law can be made by the center and the state. Subjects are placed in the three lists: the union list to be the dealt with by the state and the concurrent list to be dealt by with the center and the state. तो हमारे जो इसमें पावर्स है, गवर्निंग पावर्स टू पार्ट्स में डिवाइड किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, ताकि सेंटर और स्टेट, ताकि इन दोनों में किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट्स ना हो। द वर्क ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू लुक आफ्टर द होल कंट्री। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका काम पूरे देश के स्टेट्स को देखना, या ये कह सकते हैं कि पूरे देश के बिहाफ में फैसला लेना। हमारे यहाँ जैसे सभी को मालूम 29 स्टेट्स है और इस इंक्लूडिंग 7 यूनियन टेरिटरीज। तो जो हमारा जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और हर एक स्टेट्स में अपने अलग अलग गवर्नमेंट है जिनका वर्क है कि वो स्टेट से रिलेटेड अफेयर्स या वर्क मैटर को देखे या उसे हैंडल करे। द स्टेट गवर्नमेंट
हैज़ नो राइट टू इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द सेंटर। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क में इंटरफेयर नहीं करती। नाउ लेट्स कम टू द ऑफिशियल लैंग्वेज। India is the land of the many languages. Indian Constitution recognizes the Hindi and English as the official language of the Union. English has been written and the official language is keeping. तो हमारे देश में जैसे विभिन्न प्रकार के समाज के लोग, जाति के लोग रहते हैं, तो देश में सुचारू रूप से काम करने के लिए हमारी जो मदर टंग है, मातृभाषा हिंदी रखी गई है और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रखी गई है। लेकिन कई स्टेट्स जो ऐसे हैं, क्यों रखा गया? क्योंकि कई स्टेट, जैसे अगर हम साउथ की स्टेट्स की बात करें जो हिंदी बहुत कम जानते हैं, तो वहाँ की मदर टंग उनके हिसाब से रहती है और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं किया गया है। वहाँ पे जो स्टेट्स है वो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज डिवाइड किए गए और उस हिसाब से वो अपना वर्क प्रोसीड कर सकती है। ओके, now let's we see about the success of India after the independence. Over the years there have been the regular election in India. The people have elected the representative of their choice from the government, and any government has failed to perform the ultimately been voted out the power. This shows that the real power constitutes to the hand of the people, which is the requirement of the democracy. One such directive principles of our constitution set the formation of the panchayat as one goal of the government. Now the law has been passed to make the panchayat in the rural area compulsory. अगर हम सक्सेस की बात करते हैं, आफ्टर द इंडिपेंडेंट वी हैव द मैनी इलेक्शंस। हमारे देश के आज़ाद होने के बाद हमारे भारत देश में कई सारे इलेक्शंस हुए जिसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिया है अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का। बहुत सी गवर्नमेंट आई और हमने अपनी गवर्नमेंट खुद बनाई। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास पावर है गवर्नमेंट को पावर से बाहर करने का या अपने लिए खुद गवर्नमेंट फॉर्म करने का। जिसने हमारे लिए प्रॉपर वर्क किया हम उसको दोबारा इलेक्शन में इलेक्ट करते। लेकिन हु फेल्ड, जो प्रॉपरली वर्क नहीं करता या फंक्शन नहीं करता, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉलो नहीं करता, तो हमने उसे बाहर का रास्ता भी दिखाया है, मतलब पावर से बाहर कर दिया। तो उसी प्रकार जो रूरल सेक्शंस के लिए या रूरल एरिया के लिए है, वहाँ पे एक प्रोविज़न हो रहा है कि वहाँ पे पंचायत राज सिस्टम है। पंचायत मतलब कि जो गाँव की समस्याओं को खुद पंचायत गांव के सरपंच और पंच मिलके सॉल्व करने की कोशिश करती है। नाउ इफ वी हैव सम सक्सेस वी हैव द सम फेलियर्स आल्सो। डिस्पाइट दिस सक्सेस इंडियन डेमोक्रेसी हैड इट्स प्रॉब्लम। वन मेजर प्रॉब्लम इज द यूज ऑफ vast sum of money to win the election. This has increased the corruption. Another problem is that in the some area the dominant caste or the political group were forcibly prevent the other caste or the political parties. तो इन सब सक्सेस के बाद भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम हमारे देश में हैं, जैसे कई जगहों पर वोटर्स को खरीदे जाते हैं पावर में आने के लिए, ठीक है। या कई जगहों पर ऐसा होता है कि जो हाई कास्ट वाले जो पावरफुल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं लोअर कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हें डरा धमका कर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन नाम वापस लेने के लिए बोलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ प्रॉब्लम है। नाउ तो इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था तो कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम और उसके कुछ सक्सेस थे। अब हम देखते हैं जो मेन प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में है। आफ्टर गेनिंग द इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड अ नंबर ऑफ द प्रॉब्लम। द कम्युनल वायलेंस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फोर्स मिलियंस ऑफ पीपल क्रॉस टू द आइदर इंडिया और द पाकिस्तान। हमने क्या देखा कि जो मेजर प्रॉब्लम थी वो हमने भारत का जब विभाजन हुआ आफ्टर द पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान, द मैनी पीपल जो थे बहुत से पीपल पाकिस्तान से भारत आए, भारत से पाकिस्तान गए। इस भी जो कम्युनल राइट्स मतलब कि जाति या धर्म के नाम पर जो दंगे हुए जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे, वो भी एक प्रॉब्लम थी हमारे लिए। दो द मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट विद इन द ब्रिटिश इंडिया साइन टू एसोसिएशन एंड जॉइंट द डिवीजन ऑफ द लैंड 15 अगस्त 1947। द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर आर स्टिल अवर प्रॉब्लम। तो इसमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी स्टेट्स को लेकर के भी कि जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते तो पाकिस्तान के साथ रहे और जो
जो भारत के साथ रहना चाहते थे भारत के साथ रहे, परंतु आज भी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ऐसी हमारे लिए समस्याएं हैं कि पाकिस्तान बार बार उन पर अपनी दावा या ये कह सकते हैं अपनी हक जताता है, जबकि यहाँ के लोग और जो उस समय पार्टीशन के समय जो किया गया था कि उसके अनुसार वहाँ के जो जनता थी हैदराबाद, कश्मीर या फिर जूनागढ़ की, वो भारत के साथ रहना चाहते थे। Now let's we see about the reorganization of the states. The Maharaja of the Kashmir signed the instrument of the station after the Pakistan invaders entered the Kashmir in October 1. The India then sent the troops to drive out the invader. In 1948, the people of the Junagadh voted in the favor of joining the India. Later that year, Indian troops helped in the absorption of the Hyderabad and following revolt in the state. तो इस प्रकार जो हमने देखा जूनागढ़, हैदराबाद या फिर कश्मीर, तो जो कश्मीर के भी लोग थे वो भारत के साथ रहना चाहते थे, परंतु पाकिस्तान ने गलत तरीके से उस पर अपना अधिकार करने की कोशिश की, जिसमें हमने अपने इंडियन आर्मी को भेज के उनको वहाँ से भगाया। उसी प्रकार जो जूनागढ़ की जो पीपल थी वो भी इंडिया के साथ रहना चाहते थे, उसके लिए वोटिंग की गई थी। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इस कैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद का जो मैटर था वो भारत ने सॉल्व किया। तो हम यहाँ देखते पोटी श्री रमालू द गांधीनियन लीडर कैंपेनियन फॉर द रिक्रेशन ऑफ द तेलुगु स्टेट वेंट ऑन द फास्ट। तो इसमें जब पोटी श्री मालू जो थे वो एक अपने आंध्र के रहने वाले एक बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन के लिए तेलुगु सोसाइटी के लिए या तेलुगु लोगों के लिए अलग से राज्य की डिमांड की थी, और उन्होंने 58 डेज का फास्टिंग किया था, जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल किया था, और इसमें उनकी उस बीच में उनकी मौत हो गई थी। तो इससे क्या हुआ, वहाँ के जो लोग थे, जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो बहुत एग्रेसिव हो गई थी, कई जगह रॉयट दंगे हुए। तो इसी कारण क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनको मजबूरन क्या करना पड़ा कि जो तेलुगु के लिए है वो अलग से एक स्टेट बनाना पड़ा। सेम अब हम इसी पे हम आगे बात करेंगे। तो उसी प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से अलग होके, झारखंड बना बिहार से अलग होके, उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से अलग होकर। तो इस प्रकार से आगे स्टेट फॉर्मेट होते चले गए। रीज़न दिया गया कि फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये हमारे लिए भी एक समस्या भी कह सकते हैं, और एक प्रकार से हम इसका पॉजिटिव पॉइंट ये दे सकते थे कि ये एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव करने के लिए बहुत ईजी वे था। नाउ लेट्स वी सी अबाउट